दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो पार्ट है, जिसके फर्स्ट पार्ट पहले बन चुका है, ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, 5 क्वेश्चन जो है पिछले पार्ट में हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। अब छठा पार्ट से क्वेश्चन देखेंगे। तो छठा नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। पहला नंबर पार्ट में 1 से 5 तक क्वेश्चन बन चुका है, और ये जो क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पूरे अच्छे से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन तीनों सब्जेक्ट की तैयारी आपको यूट्यूब पे जी स्टडी क्लास में सारा वीडियो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डील कराया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डाले। हड़प्पा जो सभ्यता थी ना, उसकी सड़क व्यवस्था के बारे में बताना है, कैसी थी सड़क, उनके बारे में बताना है। तो आप जब इतिहास के जो हड़प्पा सभ्यता जब चैप्टर पढ़े होंगे तो देखेंगे कि वहाँ की सड़क व्यवस्था, वहाँ की क्या बोलते हैं नाला की व्यवस्था, वहाँ के घर की व्यवस्था, सब शानदार व्यवस्था था, जो आज वर्तमान समय में नगर की स्थिति है उससे भी कहीं ना कहीं एक बेहतरीन व्यवस्था प्राचीन काल में हड़प्पा सभ्यता के समय था। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डाले, कैसी थी सड़क। तो बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता एक प्रमुख विशेषता उसकी सड़क थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की एक सभी विशेषताओं में एक प्रमुख व्यवस्था, वहाँ की व्यवस्था क्या थी, वहाँ की सड़कें थी। कहाँ की सड़कें? तो हड़प्पा की। यहाँ की प्रमुख सड़कें 9.15 मीटर चौड़ी होती थी। वहाँ के जो प्रमुख सड़क होते थे, यानी कि मेन सड़क होते थे, वो 9.15 मीटर क्या होते थे? चौड़ी होती थी। जिसे पुरातत्वविदों ने, जिसे किसने? पुरातत्वविदों ने राजपथ कहा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि पुरातत्वविदों ने, पुरातत्वविद उसको कहते हैं जो पुरातात्विक स्रोत को, पुरातात्विक चीजों को अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कह सकते हैं। एक तरह से इतिहासकार कह सकते हैं। वैसे इतिहासकार जो प्राचीन काल की वस्तुओं को अध्ययन करता हो उसे पुरातत्वविद कहते हैं। तो कहता है कि पुरातत्वविद ने उसे राजपथ कहा है। किसको राजपथ कहा है? तो हड़प्पा सभ्यता की एक सबसे प्रमुख विशेषता वहाँ की सड़क थी, और सड़क जो थी वो बहुत चौड़ी होती थी। मुख्य सड़क जो थी वहाँ पे कितना? 9.15 मीटर चौड़ी होती थी, जिसे पुरातत्वविदों ने, यानी कि इतिहासकारों ने राजपथ कहा है। सड़क को क्या कहा है? राजपथ कहा है। गलियां 4 फीट तक चौड़ी होती थी, यानी कि गली की जो सड़क होती थी वो 4 फीट तक चौड़ी होती थी। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। सड़क जो होती थी सीधी दिशा में होती थी और दूसरी सड़क एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, यानी कि सड़क सीधी होती थी और दूसरी जब सड़क होती थी वो तो एक दूसरे के पूरे समकोण में काटती थी, नहीं क्या ऐसे, तो समकोण पर काटती थी। काटती हुई नगर के अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी, यानी कि सड़क जो थी एक दूसरे को एक समकोण पर काटते थे और नगर को वर्गाकार चतुर्भुज आकार के नगरों का निर्माण करते थे खंडों में विभाजित करते थे। इस पद्धति को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया। इस पद्धति को, समकोण पर काटने की जो प्रणाली थी सड़क को, उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया। सड़कें मिट्टी की बनी हुई, किंतु इनकी सफाई की अच्छी व्यवस्था की गई थी। सड़कें मिट्टी की बनी हुई थी लेकिन इसकी सफाई की पूर्ण व्यवस्था होती थी। आज की सड़कें लाखों करोड़ रुपया करके खर्च करके बनाई जाती है लेकिन सड़कें साफ नहीं होती है। लेकिन प्राचीन काल में सड़कें मिट्टी की बनी होती थी लेकिन सड़क साफ सुथरा होती थी। मिट्टी के बनने के बावजूद भी साफ सुथरा, कहीं भी गंदगी नहीं दिखाई देती थी। जबकि आज शहरों में जाकर देखेंगे कि सड़क बिल्कुल पक्की ईंटों की बनी होती है, पक्की जो पिच जो भी हो उससे बनी होती है, लेकिन सड़कें कहीं भी साफ सुथरा शायद ही कहीं में देखने को मिलेगा। वहाँ की नाला की गंदगी निकाल करके सड़कों पे डाल दिया जाता है। लेकिन उस समय सोचिए कि सड़क मिट्टी की बनी होती थी लेकिन साफ सुथरा और पूरे व्यवस्थित होती थी, अच्छी व्यवस्था थी। इस प्रकार कूड़ा करकट एकत्रित करने के लिए स्थान स्थान पर गड्ढे खोदे जाते थे। कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिए जगह जगह पर क्या किया था? गड्ढा खोदा गया था ताकि कूड़ा कचरा को गड्ढा में डाल दिया जाए। लेकिन वर्तमान समय में देखेंगे कि रोड पर ही कहीं कहीं पे कूड़ा कचरा कहीं पर ही डाला हुआ रहता है।
गड्ढे खोदे जाते थे अथवा कूड़ा पात्र रखे जाते थे। मोहनजोदड़ो की एक सड़क के दोनों किनारे पर चबूतरा बने हुए थे। मोहनजोदड़ो की एक सड़क है, उस सड़क के दोनों तरफ जो है चबूतरा बना हुआ है। चबूतरा मतलब बैठने के लिए जगह बना हुआ है, चबूतरा बने हुए मिले हैं। संभवतः इन पर बैठकर दुकानदार वस्तु की बिक्री किया करते थे। समानता माना जाता है कि इस पर बैठकर दुकानदार जो है इस पर बिक्री किया करते थे, यानी कि सामान को खरीद और बिक्री करते थे, बेचा उचा करते थे। तो इस प्रकार की वहाँ की सड़क व्यवस्था के बारे में आप सभी लोग अच्छे से समझ पाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? आप सभी आदमी जानते हैं। थोड़ी सी एक और बात समझ लीजिए। सिंधु नदी के किनारे प्राचीन काल में लोगों को जो इधर उधर घूमते रहते थे, घुमक्कर की तरह कबीला जो होते थे इधर उधर घूमते रहते थे, तो उनको एक समय ऐसा आया जब उसको अस्थायी रूप से कहीं बसने की जरूरत पड़ा, तो उन्होंने बसने के लिए एक जगह वैसे जगह पर चुना जहाँ पर नदी होती थी, क्योंकि नदी से पानी वो आसानी से ले सके। क्योंकि उस समय लोग के पास इतनी तकनीक नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं था कि ज़मीन से पानी निकालने की तरीका उस सबके पास नहीं था। इसलिए प्राचीन काल के लोग जो है कहीं ना कहीं नदियों के किनारे क्या किया, बसना शुरू कर दिया। तो ये कहता है सिंधु नदी घाटी जो सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता का प्राचीन काल में बसा हुआ एक सभ्यता दिखाई दिया। लेकिन सिंधु घाटी नदी के किनारे जो सभ्यता था, तो सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? उम्मीद है समझ में आया होगा कि सिंधु नदी के किनारे जो लोग बसे थे, तो उनके जो बसे हुए लोग को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हम कहते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे उससे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता की खोज 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान से हुई थी। मतलब कहता है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता को, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जिस जगह का उत्खनन कराया गया, खोज किया गया, तो जिस जगह को खोज हुआ वो जगह जो था हड़प्पा नाम के जगह था, हड़प्पा जगह था। 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक नगर की खोज किया गया। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस नदी के किनारे सबसे पहले जिस नगर को खोजा गया वो हड़प्पा था। इसलिए सारे को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो कहता है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता की खोज 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान से हुई थी। हड़प्पा संस्कृति का विस्तार पंजाब, सिंध, राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान के हिस्से और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती भाग तक था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार जो था वो कहाँ तक था? तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार या सिंधु सभ्यता भी कह सकते हैं, उसका विस्तार जो है वो पंजाब, सिंध, राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती भाग तक इन सभ्यता का क्या था? विस्तार था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। कैसे? हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक शहरी सभ्यता थी। शहर मतलब एक नगर की सभ्यता थी। लेकिन कैसे? आज से लगभग 5000 साल पहले, 4500 साल पहले की बात है। लेकिन उस समय आज से 4500 साल पहले नगर जैसी सभ्यता, नगर जैसी प्रणाली थी। लेकिन कैसे थी, इनके बारे में समझते हैं। सॉरी, थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला गया। तो क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, क्लियर है? हाँ, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। इसके अंतर्गत अनेक नगरों का अवशेष मिले हैं जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि प्रमुख है। कहता है हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। तो कैसे? तो कहता है हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी क्योंकि इसके अंतर्गत अनेक नगरों का अवशेष मिले हैं जिसमें हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, लोथल है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। तो कैसे थे शहरी सभ्यता? तो इसलिए शहरी सभ्यता थी क्योंकि वहाँ पर नगर होने की, शहर होने की अनेक प्रमाण मिले हैं और कई जगहों से मिला है। जैसे बताता है हड़प्पा से मिला है, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, ये सब नगर के रूप में था क्योंकि यहाँ पर नगरों का प्रमाण मिला है।
कहता है मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के सबसे अनूठा नियोजित शहरी केंद्र था। मोहनजोदड़ो जो था वो हड़प्पा सभ्यताओं का एक सबसे सुनियोजित, नियोजित कर सकते, सुनियोजित, एक बेहतर ढंग से बसा हुआ एक नगर था। कौन? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा नियोजित शहरी केंद्र था। यह सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है, सबसे फेमस पुरा स्थल है। पुरा स्थल किसको कहेंगे? तो प्राचीन काल के स्थल, प्राचीन काल के जगह को पुरा स्थल कहेंगे, तब पुरा स्थल है। यद्यपि इसकी खोज हड़प्पा से बाद हुई थी। इसकी जो खोज है, मोहनजोदड़ो की जो खोज है, वो हड़प्पा सभ्यता की खोज होने की बाद हुई। किसकी खोज? तो मोहनजोदड़ो की खोज हड़प्पा की बाद हुई थी। मोहनजोदड़ो शहर के नियोजक ने 2 भागों में विभाजित किया था, यानी कि मोहनजोदड़ो शहर को नियोजित करने वाले, व्यवस्थित करने वाले मोहनजोदड़ो को 2 वर्गों में बांटा था। क्यों बांटा था? उसको नियोजित, एक अच्छे ढंग से नियोजित करने के लिए 2 वर्गों में बांटा था। यानी कि 2 वर्ग में क्यों बांटा, इसका सिंपल सा रीजन बता देते हैं कि इतिहास एक बड़ी सब्जेक्ट है। इन बड़ी सब्जेक्टों को आप लोग अच्छे से समझने के लिए हम 3 वर्ग में बांटते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ताकि इन सब को अच्छे से समझ सके। तो उसी प्रकार से शहरों को एक व्यवस्थित ढंग देने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए शहरों को 2 वर्गों में बांटा गया था। कहाँ के शहर के? तो मोहनजोदड़ो की नगर, मोहनजोदड़ो शहर के नियोजित 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक भाग छोटा है लेकिन वह हिस्सा अधिक ऊंचाई पर बनाया गया है। अच्छा, 2 वर्गों में बांटा गया है। एक भाग जो है छोटा है लेकिन बहुत अधिक ऊंचाई पर बना हुआ है, वो नगर है, अधिक ऊंचाई पर बना हुआ नगर है, ऊंचाई पर बनाया गया है। दूसरा भाग अधिक बड़ा है लेकिन नीचे बनाया गया है। दूसरा भाग बहुत बड़ा है लेकिन वो नीचे बनाया गया है। पुरातात्विकों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया गया। पुरातात्विकों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर के नाम दिया गया। अच्छा, निचला ऊपर क्या हुआ? यानी कि जमीन से बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका रहा होगा, उन जगह पे सबसे ऊपरी इलाका पर बना हुआ शहर को छोटा था, जिसको नगर कहा गया और उसको दुर्ग भी कहा गया, और कुछ जो है नीचे की ओर बसा हुआ था तो उसे निचला शहर के नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो का दूसरा भाग अर्थात निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। अच्छा, दुर्ग मतलब होता है चारों तरफ से किला बना हुआ, और कहता है कि मोहनजोदड़ो को जो निचला जो शहर था, निचला जो नगर था, वो भी क्या था? दीवार से घेरा गया था। और इसके अलावा अनेक मकान को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था, अनेक मकान को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था, जो नींव के काम करते थे, जो एक अच्छी नींव की काम करते थे, मजबूती प्रदान करने के काम करते थे। मोहनजोदड़ो शहर का संपूर्ण भवन निर्माण कार्य मोहनजोदड़ो शहर का संपूर्ण भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। ऐसा इसलिए जाना पड़ता है कि पहली बस्ती को नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसरण और कार्यान्वयन किया गया था। दोस्तों, आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से समझ करके आप कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, कि लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप अच्छे से इन सभी बातों को लिख पाते हैं कि नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हड़प्पा में लिपि के बारे में। हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। या हड़प्पा लिपि की विशेषता बताएं। तो दोस्तों, हड़प्पा लिपि को रहस्यमय कहा गया है। हड़प्पा लिपि को रहस्यमय कहा गया है क्योंकि इसके बारे में लोगों की भी जानकारी नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। किसकी लिपि? हड़प्पा की लिपि अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इस प्रकार इसका रहस्य अभी तक बना हुआ है। इसकी विशेषता निम्नलिखित है। तो क्वेश्चन, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? यह हड़प्पा लिपि की विशेषताएं बताएं। तो आप बताएंगे कि हड़प्पा लिपि को रहस्यमय कहा गया है क्योंकि इसे अभी तक के पढ़ा नहीं जा सका है। इस प्रकार रहस्य अभी भी हड़प्पा का बना हुआ है। जिस दिन हड़प्पा की लिपि को पढ़ा जाएगा उस दिन पता चल जाएगा कि हड़प्पा के इतिहास सच में क्या है। बहुत कुछ बदल सकता है हड़प्पा के बारे में। हम सब जो जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो पढ़े हैं, उनके भी बहुत सारे चीज़ों को अलग मिल सकता है पढ़ने के या देखने को, पढ़ने को, देखने के दूसरी बात है। यह लिपि वर्णमालीय नहीं थी, यानी कि वर्ण के आकार में नहीं था जो हम सभी पढ़ते हैं, वह वर्णमालीय है, वर्णों का मेल है। तो वह कहते हैं यह लिपि वर्णमालीय नहीं थी,
यह ऐसे चिन्हों वाली थी जो किसी विशेष स्वर या व्यंजन का व्यक्त नहीं करती थी। यहाँ की जो लिपि जो थी ऐसे स्वर को बनी हुई थी जो किसी वर्ण या जो किसी विशेष स्वर या व्यंजन को व्यक्त नहीं करती थी। इस लिपि के चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच थी। इस लिपि के चिन्हों की जो संख्या थी वो 375 से 400 के बीच थी। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा की लिपि जो थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसका संकेत इस बात से मिलता है कि मोहरों पर इसकी लिखावट में दाईं ओर चौड़ा अंतराल है जबकि बाईं ओर संकुचित अंतराल है। यानी कि दाईं ओर जो है वो चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर क्या था, छोटा अंतराल था, कम था। यानी कि अब जैसे कि आप ध्यान से देखेंगे कि इस क्वेश्चन में तो नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति इधर से लिखता हुआ जाएगा, बार बार लिखते हुए जाएगा, तो जब कोई लाइन समाप्त यहाँ पर होगा तो इधर की ओर चौड़ा दिखाई देगा और इस ओर कम दिखाई देगा। इसलिए कहता है कि इससे यह पता चलता था कि ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। तो वही कोई कहता था कि दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। लिखते समय बाईं ओर स्थान चौड़ा अंतराल जबकि बाईं ओर संकुचित था। जैसे कि लिखते समय बाईं ओर स्थान कम पड़ गया हो, इससे इस लिपि को लिखावट बहुत सी वस्तु पर मिली है। इसका अर्थ यह लगाया गया है कि साक्षरता व्यापक रूप में थी। यानी कि इससे यह पता चलता है कि वहाँ के लोग भी साक्षर थे, पढ़े लिखे हुए थे, लेकिन भले वहाँ की लिपि को पढ़ा नहीं गया है लेकिन वहाँ पर भी लिपि मिला है, वहाँ पर भी लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन किस भाषा में थी, कैसी थी, इनकी अभी जानकारी नहीं मिला है। जैसी जानकारी मिलेगी तो हड़प्पा सभ्यता की और कुछ जानने की हमको मतलब जानकारी मिलेगी इस प्रकार से। तो उम्मीद है कि आप हड़प्पा की लिपि के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का वर्णन करें। मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार है उसका वर्णन करना है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी विशाल मात्रा में विशाल स्नानागार, बड़े आकार के स्नानागार मिला है। स्नानागार मतलब स्नान करने वाला एक तालाब मिला है, कुंड मिला है, जिसमें माना जाता है कि पर्व त्योहार या कोई धार्मिक उत्सव पे लोग उसमें नहाया करते थे, यानी कि स्नान किया करते थे। और उस स्नानागार की विशेषता थी कि वह 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा था। तो ये जो थी कहाँ पर मिला है, मोहनजोदड़ो में। तो कहता है सिंधु घाटी के लोग ने अनेक प्रकार के भवनों का निर्माण किया। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे या हड़प्पा सभ्यता के लोग कहे कि अनेक प्रकार के भवनों का निर्माण किया। अच्छा, ये 2021 और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है सिंधु घाटी के लोग ने अनेक प्रकार के भवनों का निर्माण किया और रहने के मकानों के अतिरिक्त उन्होंने अनेक सार्वजनिक भवन का निर्माण किया। और इन सार्वजनिक भवन यानी कि मोहनजोदड़ो के लोग जो है रहने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए अनेक भवनों, इन सब चीज़ों को निर्माण किया। कहता है इन सार्वजनिक भवनों में इन सार्वजनिक भवनों में सबसे मुख्य था मोहनजोदड़ो को स्नानागार, जिसकी बाहरी घेरा 180 गुने 180 फीट था, यानी 180 गुने 180 फीट का था। इस तालाब की आंतरिक लंबाई 39 फीट, चौड़ाई 23 फीट और गहराई 8 फीट थी। यानी कि मोहनजोदड़ो में मिला स्नानागार की जो लंबाई थी वो 39 फीट, चौड़ाई 23 फीट और गहराई 8 फीट थी। इसके चारों ओर काफ़ी बरामदे थे बने हुए थे, यानी कि चारों ओर कई सारे बरामदा बना हुआ था। इस तालाब के पास एक कुआं भी था। इस तालाब के पास क्या था, एक कुआं भी था, जिसका पानी इस तालाब को भरने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। यानी उस कुआं का जो कुआं जो था वो कुआं का प्रयोग क्यों करता था, तो कुआं को इस तालाब को यानी कि स्नानागार को भरने के लिए वो कुआं का प्रयोग किया जाता था। और कहता तालाब पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी थी। तालाब पर चढ़ने के लिए या तालाब में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। गंदे पानी को निकालने के लिए तालाब में अलग रास्ता है। अनुमान लगाया जाता है कि यह तालाब धार्मिक अवसरों पर नहाने के लिए बनाया गया था। ये जो तालाब था स्नानागार वो धार्मिक अवसरों पर नहाने के लिए तालाब में अवसरों पर नहाने के लिए बनाया गया था। इस तालाब की मजबूती का आधार यह है कि हजारों वर्ष से बिना नष्ट हुए यह लगभग वैसा कहीं वैसा है। यानी कि इस तालाब की विशेषता यह है कि हजारों वर्ष में के बाद भी यह तालाब वैसा की वैसा है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राजा, किसान और नगर, इनके बारे में जानकारी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।